नमः संस्कृताय दोस्तों। आज की वीडियो हमारी जो है यूपी टेट सी टेट और ये स्टेट सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि आज हम व्याकरण की क्लास ले रहे हैं, जिसमें व्याकरण से प्रश्न बनाए हैं, जिसकी प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, वर्ण का अर्थ है। वर्ण का अर्थ है, तो वर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण का अर्थ होता है, मतलब इसमें अगर इस प्रश्न में पूछा जाए कि वर्ण का अर्थ, तो वर्ण का अर्थ तो पद हो नहीं सकता, शब्द हो नहीं सकता, अक्षर, वाक्य। तो इसमें वर्ण का अर्थ जो है सी नंबर क्या है? अक्षर है। जैसे वर्ण की अगर परिभाषा बताया जाए, तो वर्ण की परिभाषा क्या है? ना क्षरति इति अक्षरा, अर्थात ना क्षरति इति अक्षरा, जिसका क्षरण या विनाश ना हो वो क्या होता है? अक्षर होता है। तो इस प्रकार से वर्ण का जो अर्थ होगा, वर्ण को दूसरा अक्षर भी कहा जाता है। तो वर्ण अथवा अक्षर, तो वर्ण का अर्थ क्या होगा? अक्षर। अर्थात हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। ना क्षरति इति अक्षर, अर्थात जिसका क्षरण नहीं होता है वो क्या होता है? अक्षर होता है। इस प्रकार से आगे दिया गया है कि दूसरा क्वेश्चन है कि स्वर के कितने भेद होते हैं। इसमें सी नंबर सही है। पहले क्वेश्चन में कौन सा सही है? सी नंबर सही है। पहले में सी सही है। और दूसरा क्या है? स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के आपको भेद बताया गया है। स्वर सबसे पहले पूछा जाए कि स्वर किसे कहते हैं, तो स्वयं राजन्ते इत स्वरा, जो स्वयं सुशोभित होता है, जो स्वयं किसी को आवश्यकता नहीं होती है, किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या होता है? स्वर होता है। तो स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। जैसे है कि इसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इस प्रकार से स्वर के भेद कितने हुए? 3। इसमें दूसरे में बी नंबर सही है। स्वर के भेद कितने हैं? 3। आगे है व्यंजन का दूसरा नाम है। व्यंजन का दूसरा नाम है, तो व्यंजन का दूसरा नाम है क्योंकि व्यंजन को अच नहीं कहते हैं, हल भी नहीं कहते हैं। व्यंजन का दूसरा नाम हल वर्ण होता है, क्योंकि हल वर्ण इसकी परिभाषा है अनवग भवति व्यंजनम, अर्थात जो किसी दूसरे की सहायता के बिना न बोला जाए वही क्या होता है? व्यंजन होता है। अर्थात इसे किसी न किसी स्वर की जरूरत अवश्य पड़ती है। कुल व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33 हैं, जो कि माहेश्वर सूत्रों में हैवरट से लेकर हल तक 10 सूत्रों में कहा गया है। कौन से? हल व्यंजन, अर्थात हैवरट से लेकर के हल तक 10 सूत्रों में कहे गए हैं। तो इस प्रकार से इसमें व्यंजन का दूसरा नाम क्या होगा? व्यंजन का दूसरा नाम हल होगा। इसमें क्वेश्चन में तीसरा सही है। आगे देखिए, आगे है स्वर को और क्या कहते हैं। जैसे अभी तक व्यंजन को बताया कि व्यंजन को कहते हैं, चौथा क्वेश्चन है कि स्वर को क्या कहते हैं। तो स्वर को क्या कहते हैं? स्वर को जैसे उसको हल, व्यंजन को हल कहते हैं, उसी प्रकार से स्वर को क्या कहते हैं? अच कहते हैं, अर्थात स्वर को अच कहते हैं। माहेश्वर सूत्रों में आयुण से लेकर के जो आयोज तक के 4 सूत्र हैं, इसी के अंतर्गत अच प्रत्याहार बनता है। तो इनके अंतर्गत 9 कितने वर्ण हैं? 9 वर्ण हैं। आयुण, ऋलिक, अयोंग, अयोज, आ ई उ, ऋष, ऋ। आगे ए, ऐ, ओ और औ। इस प्रकार से कितने हैं? 9 वर्ण हैं। तो ये क्या हो गए? स्वर हैं। तो इसको स्वर को दूसरा क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। स्वर को दूसरे और भाषा में क्या कहते हैं? अच कहते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें चौथे में अच सही होगा। आगे देखिए, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आगे है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत का से माँ तक आता है, क्योंकि इसमें का से पहला है का से या तक, का से ना तक। तीसरा सी नंबर है का से माँ तक, डी नंबर है का से ज्ञा तक। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन? का से माँ तक के जिन वर्णों के उच्चारण किससे? मुख के विभिन्न भागों, कंठ, ताल, मूर्धा आदि से स्पर्श होता है। और इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 25 बताई गई है।
स्पर्श व्यंजन का सूत्र क्या होता है? कादयो माव शानः स्पर्शा, कादयो मावसानः स्पर्शा। इस प्रकार से का से माँ तक के जितने भी 25 वर्ण हैं ये क्या कहे जाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। तो इसमें कौन सा नंबर सही होगा? इसमें सी नंबर सही होगा। आगे फिर देखिए, व्यंजनों के कुल कितने भेद हैं? व्यंजनों के कुल कितने भेद हैं? तो व्यंजन के कुल कितने भेद बताए गए हैं? व्यंजन ए नंबर है 2, बी नंबर है 3, सी नंबर है 4 और डी नंबर है 5। तो व्यंजन के कुल कितने भेद हैं? व्यंजन के कुल 4 भेद हैं। 4 भेद में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो अभी आपको बताया गया इसका सूत्र है कादेयो मावसाना स्पर्शा, अर्थात का से माँ तक के जितने भी वर्ण हैं वो क्या हैं? स्पर्श व्यंजन है। का वर्ग है, चा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, टा वर्ग है, ये सब आगे है। फिर इनका अलग अलग उच्चारण स्थान होता है। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इष्टु यशः नाम तालु, इस प्रकार से है। रे तुलशाह नाम दंता, उपध्वनीय नाम ओष्ठा, इस प्रकार से सारे उच्चारण स्थान इसके हैं। और व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन, ये इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ का होता है यड़ो अंतस्था। और आगे है तीसरा ऊष्म व्यंजन, ऊष्माणा होता है। चौथा है संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। तो इस प्रकार से इसमें कितने व्यंजन हुए? 4 हुए। तो इसमें कौन सा सही होगा? व्यंजनों के कुल भेद कितने हैं? 4 हैं। स्पर्श, ऊष्म, आगे अंतस्थ और संयुक्त। तो इस प्रकार से इसमें कितने हैं? 4। व्यंजनों के कुल कितने भेद हैं? 4। आगे देखिए, माहेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना होती है? तो माहेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना होती है? तो माहेश्वर सूत्र में 14 माहेश्वर सूत्र है। जब भगवान शिव ने क्या कहते हैं, महर्षि पाणिनि ने तपस्या किया तो भगवान शिव ने अपना डमरू बजाया कितनी बार? 14 बार। तो उन 14 बार डमरू बजाने से क्या हुआ? माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। इन माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र भी कहा जाता है, माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है, चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है, प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। इस माहेश्वर सूत्र के अलग अलग नाम है। वर्ण समन्वय सूत्र भी कहते हैं। तो ये चतुर्दश माहेश्वर सूत्र इस प्रकार से हैं। आयुण, रिलिक, अयोंग, अयोज, हैव्रत, लण, अमंगलम, झबे, घटदश, जब घटदश, खब, छटत, चटतौ, कपय, ससर, हल। तो इस प्रकार से माहेश्वर सूत्र कितने हुए? 14। तो इसमें कौन सा सही होगा? डी नंबर सही होगा, 14। आगे देखिए, आगे फिर 8वां नंबर है, ता का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है तो कंठ का उच्चारण सूत्र है अकु विसर्जनीय नाम कंठा। आ का वर्ग, हा और विसर्ग कंठ से उच्चारित होते हैं। ली तुलसा नाम दंता, ली ता वर्ग और शा ये किससे? दंत से उच्चारित होते हैं। तो इससे ली तुलसा नाम दंता, अर्थात किसमें आ रहा है? दंत किसमें आ रहा है? बी नंबर। तो इसमें ता में क्या सही होगा? बी नंबर, अर्थात इसमें बी सही होगा, दंत। तो ता का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। आगे देखिए, 9वां प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न है कि अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण सम्मिलित किए गए हैं? अभी आपको बताया गया कि अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण सम्मिलित किए गए हैं। तो अंतस्थ को अर्धस्वर भी कहा जाता है, अंतस्थ को अर्धस्वर भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत 4 वर्ण सम्मिलित किए गए हैं। या, वा, राला, क्योंकि शाखा, साहा ऊष्म व्यंजन है और आयुड़ क्या है? माहेश्वर सूत्र है। या, वा, राला ये अंतस्थ व्यंजन है। और छत्रंग्या, इसमें हा भी अलग से है और ये 3 क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा सही होगा? बी नंबर सही होगा, या, वा, राला। अंतस्थ अंत के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे? 4, या, वा, राला। आगे देखिए, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। देखिए आगे है आयुण, रिलिक, तो इसमें अग प्रत्याहार बन रहा है। आगे फिर क्या है? आयुण अकेले है। फिर तो आपसे पूछा जा रहा है क्या? अच, अच जिसके अंतर्गत सारे स्वर आए, सारे स्वर, आयुण, फिर रिलिक, एवं अयोज, 4 तक के माहेश्वर सूत्रों के 4 तक। तो आयुण, रिलिक, एवं अयोज यहाँ तक के। तो इसमें कहाँ आ रहा है? डी नंबर में आ रहा है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे? आ, ई,
उ, रिस, री, ए, ओ, आए, औ। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 10 के बाद 11वां क्वेश्चन जो है, आगे है 11वां। 11वां क्या है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि का उदाहरण क्या है? दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घ। अर्थात इसमें क्या होते हैं, सबका दीर्घ हो जाता है, चाहे ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए, लेकिन सबका मिलकर के दीर्घ ही होता है। तो इस प्रकार से अकः सवर्णे दीर्घ। जैसे देखिए इसमें रमा धन ईशा होगा तो इसमें गुण संधि है। सदा धन एव होगा सदैव, तो इसमें क्या है? वृद्धि संधि है। पोधन अकः पावकः, पोधन अकः पावकः, तो इसमें क्या है? अयादि संधि है। तो यहाँ पे क्या है? श्रीधन ईसा, श्रीधन ईसा। इसमें दीर्घ ई और दीर्घ ई दोनों मिलकर के क्या बन रहा है? दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो इसमें श्रीसा में क्या है? दीर्घ संधि। श्रीसा में दीर्घ संधि है। आगे देखिए फिर गुण संधि का सूत्र है। गुण संधि का सूत्र है, तो गुण संधि का क्या सूत्र है? जैसे वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि, ये वृद्धि संधि का सूत्र है। किसका है? वृद्धि रेचि, वृद्ध संधि का सूत्र है। आगे अकः सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि का सूत्र है। आद गुण, गुण संधि का है। इको यणकी, यण का है। इसमें कौन सा सही होगा? गुण संधि पूछा जा रहा है तो इसका सूत्र कौन सा है? आद गुण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा आपका, आद गुण। आगे देखिए फिर रामस्येते, 13वां क्वेश्चन क्या है हमारा? रामस्येते किस सूत्र का उदाहरण है? रामस्येते, तो देखिए रामस्येते जो है ये क्या है? इष्टुत, ये कहाँ का सूत्र है? ये सूत्र है रामस्येते सूत्र है। और ये किस सूत्र के अंतर्गत? जो रामस्येते आपको दिया गया है, ये किस सूत्र का उदाहरण है? मतलब आपको उदाहरण दिया गया है और इसका सूत्र पूछा गया है कि इष्टुनाष्टु का है कि इष्टो इष्टुनाष्टु का है, झलाम जसवंते का है, झलाम जस और झसी का है। तो इष्टुत संधि का, इसमें देखिए इष्टुत संधि एक होती है, तो इसमें है इसका सूत्र होता है इष्टो इष्टुनाष्टु। अर्थात जब इष्टु का मतलब होता है कि सकारता वर्ग, जिसमें सा आए ता वर्ग, अर्थात जो दंत वर्ण है वो। आगे इष्ट शकार चा वर्ग, जिसमें क्या है? चा वर्ग, शा और चा वर्ग आता है, सा और चा वर्ग, अर्थात तालव्य के जितने भी वर्ण हैं। तो इस प्रकार से दंत के स्थान पे क्या, दंत वर्ण के स्थान पे तालव्य वर्ण आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा? इसका जैसे संधि अगर किया जाएगा तो रामस धन सेते, तो सा किसकी जगह पे हो रहा है? दंत सा की जगह पे तालव्य सा हो रहा है। तो इस प्रकार से इसमें जो सूत्र लगेगा इस्तो इष्टुनाष्टु, इस्तो इष्टुनाष्टु, तो इसमें आपका बी नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा? बी नंबर सही होगा। आगे देखिए यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें क्या है? अव्यय है, जिसमें पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। अर्थात इसमें अव्यय आ गया है यथा, तो अव्यय से बोध होता है क्या कि यहाँ पे कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास, क्योंकि तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि में दोनों पद प्रधान होता है, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता, दिगु है, द्वंद्व है, द्वंद्व में दोनों पद, दिगु में क्या होता है? संख्यावाची होता है, बहुव्रीहि अन्य पद प्रधान होता है, तत्पुरुष उत्तर पद प्रधान होता है, और अव्ययी में अव्यय आता है। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा है? यथाशक्ति आ गया है तो अव्ययी भाव समास होगा। तो इसमें कौन सा सही होगा? बी नंबर सही होगा। आगे देखिए पितरों, पितरों में कौन सा समास होगा? पितरों में समास है तो पितरों माताचा पिताचा। तो इस प्रकार से, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान हो रहा है, पितरों माताचा पिताचा, क्योंकि अव्यय नहीं है। अगर अव्यय होता तो अव्ययी भाव समास होता, और अन्य पद प्रधान होता तो बहुव्रीहि समास होता, उत्तर पद प्रधान होता तो तत्पुरुष समास होता। लेकिन यहाँ पे क्या है? पितरों, पितरों का मतलब दोनों पद प्रधान है, माताचा पिताचा। तो इस प्रकार से यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। आगे देखिए कर्म कारक में कौन सी विभक्ति है? कर्म कारक में कौन सी विभक्ति है? जैसे कर्ता ने कर्म को करण
से। तो इस प्रकार से विभक्ति है। तो इसमें कर्म कारक, क्योंकि कर्ता फिर कर्म, तो कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। अर्थात 16 में कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। इसमें कौन सा सही होगा? द्वितीय विभक्ति। तो 16 का ए नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए फिर 17 क्या है? पुत्रेण सह माता गच्छति। यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? पुत्रेण सह माता गच्छति। तो इसमें पुत्रेण में पुत्रेण भी बताना है। तो यहाँ पे देखिए साकम समम सार्धम के योग में, साकम समम सार्धम के योग में क्या होता है? तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पे सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। साकम समम सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति। आगे देखिए अहम पुस्तकम पठामि को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो इसमें अहम पुस्तकम पठामि, अर्थात यहाँ पे क्या है? अहम पुस्तकम पठामि। अहम का क्या हो जाएगा? तृतीया में करेंगे तो मया हो जाएगा। आगे पुस्तकम, फिर पठ्यते। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। मया पुस्तकम पठ्यते, मया पुस्तकम पठ्यते। आगे देखिए फिर 18 के बाद कौन सा है? 19 है। 19 नंबर में क्या है? आगे पा धन केत्वा मिलकर क्या बनेगा? इसमें प्रत्यय से लिया गया है कि पा और पा प्लस केत्वा मिलकर के क्या बना? त्वा बना। पा और त्वा मिलकर के क्या बना? पात्वा बनेगा, पीत्वा बनेगा, पीत्वा बनेगा या पित्वा बनेगा। तो इसमें क्या बनेगा? तो पा धन त्वा मिलकर के पीत्वा बनेगा। क्या बनेगा? पीत्वा बनेगा। जैसे क्री धन त्वा मिलकर के कृत्वा बनता है, दा धन त्वा मिलकर के दत्वा बनता है। उसी प्रकार से पा धन त्वा मिलकर के क्या बनेगा? पीत्वा, पी करके। इसमें करके कर का अर्थ होता है, कर का अर्थ होता है। जैसे कृत्वा का अर्थ हो गया कर के, दत्वा का अर्थ हो गया दे के, पित्वा का अर्थ हो गया पी कर। तो इस प्रकार से गम धन त्वा मिलेगा तो गत्वा बन जाएगा। हंस धन त्वा होगा तो हंसित्वा हो जाएगा। जी धन त्वा होगा तो जीत्वा हो जाएगा। आस्था धन त्वा होगा तो स्थित्वा हो जाएगा। इस प्रकार से त्वा प्रत्यय से शब्द बन रहा है। श्रु धन त्वा बनेगा तो श्रुत्वा हो जाएगा। ज्ञा धन त्वा मिलेगा तो ज्ञात्वा हो जाएगा। पत धन त्वा मिलेगा तो पतित्वा हो जाएगा। अश्ना धन त्वा मिलेगा तो अश्नात्वा हो जाएगा। दृश धन त्वा मिलेगा तो दृष्टवा हो जाएगा। पठ धन त्वा मिलेगा तो पठित्वा हो जाएगा। लभ धन त्वा मिलेगा तो लब्धवा बन जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने योग्य है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अगर दृश्य धन त्वा आ जाता है तो दृष्टवा बनता है, इस तरीके से नहीं दृष्टवा बनेगा। और लभ धन तो आता है तो लब्धवा बनता है। भू धन केत्वा बनता है तो भूतवा बनता है। त्यज धन त्वा होता है तो त्यक्त्वा बनता है। कत धन त्वा होता है तो कथित्वा बनता है। क्री धन त्वा होता है तो कृत्वा होता है। आगे एक और फंसाने वाला होता है, पृच्छ धन त्वा अगर आता है तो यहाँ पे पृष्ठवा बनेगा, ना कि पृच्छत्वा नहीं होगा, यहाँ पे पृष्ठवा होगा। पृच्छ धन कित्वा होगा तो पृष्ठवा। इस प्रकार से ये त्वा प्रत्यय लगा करके शब्द बनते हैं। आगे 19 के बाद में क्या है? 20वां क्वेश्चन देखिए। आगे 20वां में क्या है? नि धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो इस प्रकार से नि धातु का नि धातु लट लकार, लट लकार का मतलब भविष्यत काल। भविष्यत काल में आपको रूप बताना है कि कैसे होगा। तो इस प्रकार से भविष्यत काल में नि धातु को लिट लकार का मतलब होता है कि भविष्यत काल। तो भविष्यत काल में इस प्रकार से चलेगा कि नेष्यति नेष्यतः नेष्यन्ति, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन का पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? नेष्यति। तो इसका रूप लिट लकार भविष्यत काल। नि धातु, नि का मतलब होता है ले जाना। तो नेष्यति नेष्यतः नेष्यन्ति, नेष्यसि नेष्यथा नेष्यति, नेष्यामि नेष्यावः नेष्यामः। तो इसमें होना चाहिए आपका बी नंबर। कौन सा? नेष्यति, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन का ही पूछा जा रहा है। तो इसमें बी नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा? बी नंबर। आगे देखिए प्रीत शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप बनेगा। द्वितीय बहुवचन क्योंकि पिता का रूप प्रीत जो है
प्रीत शब्द रूप द्वितीय बहुवचन का, तो प्रीत का रूप याद होना चाहिए। जैसे प्रीत शब्द का द्वितीय बहुवचन पूछ रहा है तो इसमें दिया गया है, क्योंकि सारे मिलजुल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर आपको देखना है इसमें कि होता है पिता पितरो पितरा, प्रथमा विभक्ति में होता है पिता पितरो पितरा, द्वितीय में पितरम पितरो पितृन पितृन, आगे तृतीया पितरः पितृभ्याम पितृभ्य, पितृः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितरो पितॄणाम, पितरि पितरो पितरेषु, हे पितः हे पितरो हे पितरा। तो आपको द्वितीय का बहुवचन बताना है, तो इसमें होना चाहिए क्या, पितृन। क्या होना चाहिए, पितृन। और पितृन भी ध्यान से देखना है, इसमें ए नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा, ए नंबर, पितृन, ए नंबर पितृन। आगे देखिए 26 है, दिया गया है क्या, 26। अब 26 को संस्कृत में क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें भी सारे मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें लिखा खट विंशति तो होता नहीं, खट विंशति भी नहीं होगा, षट विंशत भी नहीं होगा, इसमें होगा षट विंशति, षट विंशति। तो इसमें कौन सा सही होगा, डी नंबर सही होगा, षट विंशति। आगे देखिए निम्नलिखित में से अव्यय पद नहीं है, इसमें कौन सा अव्यय पद नहीं है। रीते भी अव्यय है, कदा भी अव्यय है, एकदा भी अव्यय होता है। इस प्रकार से बहुत सारे अव्यय पद हैं, रीते है, एकदा है, एकदा है, एक रीते है, कदा है, कभी, तथा है, तथा, इस प्रकार से बहुत सारे अव्यय पद होते हैं। तो इन पदों में, अव्यय पदों में यथा है, तथा है, कथा है, तो ये सब क्या है, कदा है, कब है, सब हिंदी और संस्कृत में मिलाकर के ये सारे अव्यय पद होते हैं। तो इसमें आपको रीते, एकधा, कदा, ये तो आपको अव्यय दिख रहे हैं, लेकिन जालजा जो है ये अव्यय पद नहीं है, तो नहीं है यही बताना है। तो आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर सही होगा, जालजा। कौन सा सही होगा, डी नंबर, जालजा। आगे बृहत कथा के लेखक कौन है, बृहत कथा के लेखक कौन है, सुबंधु है, बाणभट्ट है, गुणाद है, डांडी है। तो बृहत कथा के लेखक कौन है, इसमें बृहत कथा के लेखक आपसे पूछा जा रहा है। लेखकों का नाम एक दिन बताया गया था जिसमें, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्योंकि सुबंधु बाणभट्ट की तो कादम्बरी है, डांडी की 10 कुमार चरितम है, और आगे सुबंधु गुणाढ्य, तो इसमें बृहत कथा के लेखक आपसे पूछा जा रहा है। तो बृहत कथा के लेखक कौन हैं, गुणाढ्य हैं, बृहत कथा के लेखक कौन हैं, गुणाढ्य हैं। आगे देखिए, आगे 25 नंबर है, निम्नलिखित पदों में कौन सा पद अशुद्ध है। तो देखिए इसमें अशुद्ध का रामः हरिश्च गच्छता, क्योंकि चा है, क्या है, चा है, रामा हरिश्च गच्छता, तो दो है, तो दो के साथ में चा अगर लग रहा है तो दो का क्या है, धातु भी प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात गच्छता हो रहा है। तो इस प्रकार से, और ते अत्र कदा आगच्छति, ये भी सही है। किम अहम पठामि, मैं के साथ में पठानी लग रहा है, ये भी सही है। तो यहाँ पे डी नंबर अशुद्ध है, अयम एकः बालिकः आगच्छत, डी नंबर अशुद्ध है। आगे देखिए 25 के बाद फिर 26 नंबर क्या है, 26 नंबर देखिए, 25 के बाद 26 में देखिए इसमें अमृत है, इसमें पर्यायवाची बताना है। 26 में क्या बताना है, पर्यायवाची समूह का सही नहीं है। कौन सा इसमें समूह है जो सही नहीं है, तो अमृत का है त्रिय दशाहारः सुधा अमित, तो ये सही है। अश्व का घोट का वाह वाजी, ये भी सही है। गंगा का मंदाकिनी विष्णुपदी भीष्मसु, ये भी पर्यायवाची गंगा का सही है। अमृत का भी सही है, अश्व का भी सही है, गंगा का सही है। लेकिन कामदेव का जो स्कंद मयु और कुमार दिया है ये कार्तिकेय का दिया गया है, कामदेव का नहीं है, तो यही मेल क्या है आपका गलत है। यहाँ पे कामदेव, डी नंबर गलत है। आगे फिर 27वां क्या है, 27 से उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है। कौन सा उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है, क्योंकि अगर हम उच्चारण करते हैं तो उसमें अक्षरों की अभिव्यक्ति होती है, ये भी सही है। अक्षर का अगर उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें गति भी होगी, ये भी सही है। और अक्षर का अगर उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें विराम भी होगा, ये भी सही है। लेकिन भाव तिरेक नहीं होगा, तो इसमें क्या है, डी नंबर
सही नहीं है। इसमें 27 में डी नंबर सही नहीं है। आगे देखिए आगमन विधि का सही क्रम क्या है। आगमन विधि का सही क्रम क्या है? तो पहला क्या है, ए नंबर है निरीक्षण। ए नंबर क्या है, निरीक्षण, उदाहरण, नियम निर्धारण, परीक्षण, ये भी नहीं है। आगे उदाहरण, प्रस्ताव, निरीक्षण, नियम निर्धारण, परीक्षण। फिर आगे सी नंबर है उदाहरण, निरीक्षण, नियम निर्धारण, परीक्षण। डी नंबर है उदाहरण, प्रस्ताव, नियम निर्धारण, निरीक्षण, परीक्षण। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आगमन विधि में उदाहरण दिया जाता है, फिर प्रस्ताव रखा जाता है, फिर निरीक्षण किया जाता है, फिर नियम का निर्धारण होता है, तब परीक्षण होता है। तो इसमें क्या सही होना चाहिए आपका, बी नंबर सही होना चाहिए, उदाहरण, प्रस्ताव, निरीक्षण, नियम निर्धारण और परीक्षण। आगे देखिए 29 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत शिक्षण पद्धति नहीं है। तो व्याकरण की पद्धति भी है, विश्लेषणात्मक पद्धति, इसमें विश्लेषण भी किया जाता है, अनुवाद की पद्धति भी है, अनुवाद पद्धति भी है। तो इसमें क्या है आपका डी नंबर सही हो जाएगा कि क्योंकि इसमें उपर्युक्त सभी होगा। क्या होगा, उपर्युक्त सभी होगा। आगे निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र है। तो पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से कठिन की ओर, उपर्युक्त सभी। तो इसमें देखिए सारे क्या है, शिक्षण के सूत्र हैं। तो इसमें डी नंबर सही होगा, उपर्युक्त सभी। धन्यवाद। अगर आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी उपयोगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। और वीडियो को थोड़ा शेयर भी करना।